Chapter number 3, exercise 3.43. Let x denote the reaction time in seconds to a certain stimulus and y the temperature degree Fahrenheit at which a certain reaction starts to take place. Suppose that two random variables x and y have the joint density fxy. जॉइंट डेंसिटी गिवन है 4xy और यहाँ पर रेंज गिवन है x की 0 से 1 और y की भी 0 से 1. फाइंड पार्ट ए. हमें प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है. x की रेंज है 0 से हाफ और y की रेंज है 1/4 से 1/2 यानी क्वार्टर से हाफ. ठीक है, पार्ट ए में ये पूछ रहा है. तो पार्ट ए पहले सॉल्व करते हैं. अच्छा, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है. रैंडम वेरिएबल हमारे पास दो हैं एक्स और वाई और दोनों की रेंज गिवन है कंटिन्यूस के अंदर. तो फॉर्मूला कंटिन्यूस वाला होगा यानी कि इंटीग्रेशन होगी और इंटीग्रेशन हमारे पास दो होंगी क्योंकि दो रैंडम वेरिएबल हैं और दो रेंज गिवन है हमारे पास. तो इंटीग्रेशन होगी दो. अब यहाँ पर ये फैसला करना है कि जैसे इंटीग्रेशन दो हैं, यहाँ पर आपने ये जो कंडीशन आपके पास लिखी हुई थी यही कंडीशन हमने यहाँ पर लिख दी और हमने इंटीग्रल लगा दिए दो. ठीक, अब जो अंदर वाला इंटीग्रल है उसमें रेंज क्या आएगी और बाहर वाले इंटीग्रल में रेंज क्या आएगी ये डिसाइड करना है. तो ये पता ऐसे करिएगा कि जिसकी रेंज कम होगी, ठीक है, वो अंदर आएगा और जिसकी रेंज ज़्यादा होगी वो बाहर आएगा. अब आप देखो 1/4 से लेके 1/2 ये रेंज कम है इसके मुकाबले में 0 से हाफ तक. ठीक है, ये 0 से शुरू हो रहा है और हाफ पे ख़त्म हो रहा है और ये 1/4 से शुरू हो रहा है 1/2 पे ख़त्म हो रहा है. तो क्योंकि y की रेंज कम है तो y जो है जो अंदर वाला इंटीग्रल है उसमें हम y की रेंज लिखेंगे. ठीक, और क्योंकि ये जो इंटीग्रल है ये इंटीग्रल किसका है, y का है, तो पहले आप किसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करोगे, y के रिस्पेक्ट से. और बाहर वाले इंटीग्रल x का है तो आप किसके लिहाज से इंटीग्रेट करोगे बाद में, x के लिहाज से. ठीक है, यही यहाँ पर ट्रिकी है और यही समझने वाली चीज़ है. ओके, हमने फॉर्मूला लिखा इंटीग्रल f(x, y) dy/dx. उसके बाद f(x, y) जो फंक्शन हमें गिवन है फंक्शन है 4xy. तो 4xy आपने यहाँ पर पुट कर दिया और रेंज हम पहले लिख चुके थे dy और dx. अब ये जो 4xy है ये इंटीग्रेट होगा विद रिस्पेक्ट टू y. ठीक है, इसे देखते हैं किस तरीके से ये इंटीग्रेट होगा. ठीक है, ये इंटीग्रेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू y. तो 4x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा तो 4x इस वाले इंटीग्रल के बाहर चला जाएगा. तो 4x इस इंटीग्रल के हमने बाहर लिख दिया. अब यहाँ पर बचा इंटीग्रल और उसकी रेंज और y. इससे जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करके देख लेते हैं. हमारे पास यहाँ पर y है, एक वेरिएबल है. क्योंकि कैलकुलेटर में y वेरिएबल सपोर्ट नहीं करता क्योंकि यहाँ पर dx लिखा हुआ है, यहाँ पर dx लिखा है. तो जो वेरिएबल यहाँ लिखा है वही वेरिएबल आपको इंटीग्रल के अंदर भी यूज़ करना पड़ेगा. तो मैं x यूज़ कर लेता हूँ. ठीक है, नीचे जो रेंज है लोअर लिमिट है 1/4 और अपर क्या है 1/2. अब ये सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आया 3/2
32, तो ये मैंने लिख दिया 3/32। उसके बाद ये 4 और ये 3/32 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो आंसर आएगा 3/8, और 3/8 क्योंकि कांस्टेंट है तो उसे बाहर लिख देंगे, ये लिख दिया 3/8। और अंदर हमारे पास बचा 0 से लेके हाफ x dx, इसे भी आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर लोगे। तो इंटीग्रल x और 0 से हाफ 1/8, और इसका आंसर आया 1/8। ये जो है इसका आंसर आया 1/8, ये लिख दिया हमने 1/8, और इसे आप आपस में सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आ गया 3/64। तो पार्ट ए हो गया सॉल्व। पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी में हमसे क्या कहा जा रहा है, फाइंड करना है हमें प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन y। x जो है वो लेस है y से। सॉरी, x लेस देन y। अच्छा, जॉइंट प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, तो डबल इंटीग्रल लगेगा। अब यहाँ पर x की लिमिट मुझे दिख रही है कि x की जो अपर लिमिट है वो y है, ठीक है। तो x की अपर लिमिट वहाँ यहाँ पर मैंने y ली थी। अब सवाल यहाँ ये है कि हमने x को अंदर वाला जो इंटीग्रल है उसमें x को क्यों लिखा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास गिवन है वो वाज़े तौर पे ये गिवन है कि x जो है वो लेस है y से। तो जो लेस होता है, जो कम होता है, छोटा होता है, उसे हम उसका इंटीग्रल अंदर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने अंदर इंटीग्रल लिया है वो x का है। x की अपर लिमिट तो मुझे यहाँ दिख रही है कि y है, लेकिन x की लोअर वैल्यू क्या होगी। तो x की लोअर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं जाऊँगा क्वेश्चन में। अगर वैल्यूज़ गिवन ना हो तो आप जो लिमिट्स है वो कहाँ से लोगे, क्वेश्चन से। तो x की लोअर वैल्यू क्या थी, 0, तो आप 0 लिखोगे वहाँ पर। और y की क्योंकि हमें गिवन नहीं है तो आप फंक्शन में से देख लोगे y क्या है, 0 से 1। तो y की वैल्यू जो लिमिट्स हैं वो हम लिखेंगे 0 से 1। यहाँ पर आकर देखते हैं y की वैल्यू, y है 0 से 1 और x है 0 से y, और fxy क्या था, 4xy। और पहले जो अंदर वाला इंटीग्रल है वो x का है, तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे पहले, बाद में विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। अच्छा, अब ये किस तरीके से सॉल्व हो रहा है कि 4xy पहले x के रिस्पेक्ट से हो रहा है, तो 4y एज अ कांस्टेंट रीड होगा, 4y इस वाले इंटीग्रल के बाद चला जाएगा। तो 4y यहाँ आ गया, इससे पहले अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है। 4y यहाँ आ गया और अंदर बचा x, ठीक है। x को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा x²/2, और फिर आप लिमिट अप्लाई कर दोगे 0 से y, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह आ गया y²/2 और फिर माइनस 0। 2 को हम इसके नीचे ले गए, ठीक है, इस 2 को हम यहाँ ले गए, ये रहा 2। अंदर बचा y² माइनस 0। ओके, 2 से 4 हमने कैंसिल आउट किया तो हमारे पास आंसर बचा 2, और y से y मल्टीप्लाई हुआ तो y³। उसके बाद फर्दर आप इसे इंटीग्रेट कर लोगे। हमारे पास एक ही वेरिएबल है और इंटीग्रेट भी उसी के रिस्पेक्ट से हो रहा है, तो आप इसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है।
2y³ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कैलकुलेटर के अंदर x के रिस्पेक्ट से हो रहा है तो y की जगह आप x लिख सकते हो, आप आंसर में चेंज कर दोगे y कर दोगे, ठीक है, x³ और लिमिट 0 से 1। आंसर आया हाफ, तो आपने हाफ यहाँ लिख दिया, तो इसका पार्ट बी भी इस तरीके से सॉल्व हो गया। अच्छा, इस किस्म की छोटी छोटी इंटीग्रेशन ज़रूरत नहीं है मैनुअली सॉल्व करने की, गलतियाँ हो जाती हैं तो आंसर गलत आता है। तो बेहतर यही है कि इतनी छोटी इंटीग्रेशन हो मामूली सी, तो आप यूनिवर्सिटी लेवल पे आप डायरेक्ट इसे कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो, ज़रूरी नहीं है कि आप उसे मैनुअली सॉल्व करो। और पेपर लेंथी होता है तो टाइम भी कम होता है, तो जितना शॉर्ट आप कर सकते हो कैलकुलेशन को उतना ज़्यादा शॉर्ट करके लिखो तो बेहतर है।